नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं आपके फेवरेट शो में, जो हम रोज़ाना करीब करीब 3:35 के आसपास करते हैं। मार्केट्स के पूरा राउंड अप, किस तरीके से बाजार रहा। आज हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट है रवि सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। तो सबसे पहले एक बार बाजार को हम लोग बता देते हैं सर अपने व्यूअर्स को कि बाजार की क्या स्थिति रही दिन भर में, फिर आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में ठीक ठाक कारोबार देखने को मिला। मार्केट ब्रेथ अच्छी दिखी यहाँ पर। आज दूसरा दिन है जब आखिरी आधे घंटे में बाजार ने अपनी बढ़त गंवाती हुई दिखी है। यहाँ पर बाजार एक तेज़ी के दायरे में जब खुलता है, गैप अप में खुलता है, फिर एक तेज़ी देखने को मिलती है और फिर आखिरी आधे घंटे में यहाँ पर जो ऊपर से जो होता है वो हल्का होता है, बाजार दिखता है। आज का हाई बाजार का करीब 22,476 रहा। वहाँ से निफ्टी ने काफ़ी नीचे आता हुआ दिखा। हालांकि अमेरिका और एशिया बाजार में कामकाज ठीक रहा, कच्चा तेल दायरे में रहा, रुपया मजबूत रहा, विक्स भी कम हो चुका है। अब हम लोग एक बार डेरिवेटिव्स के आंकड़ों को समझ लेते हैं ताकि स्थिति और साफ हो सके। 22,450 से 22,500 के बीच ऑप्शन राइटर का स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिला। 22,400 की पुट पर सवा करोड़ शेयर रहे। यहाँ सबसे ज़्यादा हाई ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। आखिरी आधे घंटे में 3 से 4 बार 22,400 के लेवल टूटते बढ़ते दिखे। हालांकि 22,400 के लेवल को सस्टेन करने में निफ्टी यहाँ पे कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आज की स्थिति बेहतर दिखी। 48,000 पर सवा करोड़ शेयर देखने को मिले और ऊपर की तरफ देखें तो 48,200 पर करीब 1 करोड़ शेयर यहाँ पे देखने को मिले और एकदम टाइट रेंज यहाँ पर दिखा। वहीं मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। चाहे आप सेल देखें, एनएमडीसी देखें, जीएसपीएल देखें, नेल्को देखें, तमाम तेजी वाले काउंटर्स रहे। डिफेंस और फर्टिलाइजर में भी तेजी रही। अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। रवि सर, सबसे पहला मेरा सवाल, बाजार का आज पूरे दिन भर का जो सेटअप रहा आपको वो किस तरीके का दिख रहा है? क्या स्थिति दिख रही है बाजार में? देखिए, सेटअप तो इंटरनेशनल मार्केट ने ही यहाँ पर डेवलप कर दिया था और जिस तरीके से हायर एक एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी अचीव होती हुई नजर आई। लेकिन आपने हर्षी बहुत अच्छे से बताया कि आखिर 480 और 500 के पास से मार्केट क्यों बार बार जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि 22,500 के ओआई कहीं ना कहीं से जैसे ही 480 के पास जाता था ओआई इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लोअर साइड पे अगर जाते हैं तो 22,300 22,400 फुट साइड से काफी स्ट्रॉन्ग राइटर खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इससे नीचे बाजार सस्टेन नहीं करेगा और इसीलिए आपने 380 का टेक्निकल पे एक सपोर्ट यहाँ पर देखा और बार बार अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं एक कैलकुलेशन ये भी समझते हैं कि नेक्स्ट निफ्टी का टारगेट क्या होगा। देखिए, अगर वापस से निफ्टी 22,420 के ऊपर निकला तो अगला टारगेट 22,480 और 22,520 का होगा। लेकिन सेलिंग कहां से आएगी? अगर मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड देखना है तो 22,360 के लेवल के नीचे की ट्रेडिंग यहां पर दिखानी पड़ेगी, तभी मार्केट में कोई करेक्शन के फेज यहां पर बनेंगे। अब इसी को अगर बैंक निफ्टी की तरफ भी एक बार को डेटा को समझें तो आपको यह समझ आएगा कि कहीं ना कहीं से आज जब बैंक निफ्टी ने एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाया तो अब 48,200 एक रेजिस्टेंस है और वही एक यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगला टारगेट 48,500 का आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं से 48,000 के जब तक ऊपर है तब तक सेंटिमेंट यहां पर अभी पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है सर, 48,000 से ऊपर है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर अब लॉन्ग आपकी जो सलाह रहेगी, क्या लॉन्ग कैरी करने की रहेगी आगे भी? देखिए, 99% मैं कहता हूं कि लॉन्ग कैरी करना बिल्कुल समझदारी है। इनफैक्ट आज के जो विक्स टूटे उसमें तो ऑप्शन बायर के लिए काफी फायदेमंद है। तो अगर आप बुलिश स्प्रेड डालते हैं, सपोज आप निफ्टी 22,400 आप देख रहे हैं और 22,400 की कॉल खरीद के 22,500 की कॉल अगर आप बेच के चलते हैं तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर दे सकती है। सेम विद द बैंक निफ्टी 48,000 से 48,500 के बीच में अगर आप पेयर बनाकर चलते हैं तो आपको यहां पर वोलेटिलिटी का फायदा सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है, और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अच्छा सर, एक आंकड़ा है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ इस पूरे पर्सपेक्टिव को। यहाँ पर एफआईआईज बाइंग को लेकर मैं बात करना चाहता था। इस साल 2024 की शुरुआत से स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में काफ़ी करेक्शन दिखा था। विदेशी निवेशकों ने इसका फ़ायदा उठाया था। इस तरह के आंकड़ा है कि मार्च तिमाही में बीएससी में स्मॉल कैप इंडेक्स की लगभग 60% कंपनियों में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सर, एक तरफ तो हमने देखा जिस तरीके से सेबी का बयान आया और म्यूचुअल फंड्स को लेकर हमने देखा कि टेस्टिंग
की जो बात की गई थी यहाँ पर, उसके बाद स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर जो एफआईज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। सर आप कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी चीज़ों को, और आपको लगता है कि स्मॉल कैप को लेकर कोई बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ काम करने की ज़रूरत है, या फिर जैसे हमने देखा कि एक तेज़ी पीछे देखने को मिली वापस आएगी? देखो, इलेक्शन के बाद तो हर चीज मुझे ऐसा लगता है कि वो तेजी का माहौल आपको स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में जबरदस्त देखने को मिलेगा। ब्लू चिप कंपनीज में एक अग्रेसिव ट्रेंड दिखाई देगा, और स्मॉल कैप में भी वो कंपनी जो सरकार से रिलेटेड है उनमें बहुत बड़ा अग्रेशन दिखाई देगा। और आपने देखा होगा जो करेक्शन दिखाई दिया, उस करेक्शन को अगर एक बार को देखे आरबीआई, यहाँ पर जो सेंटीमेंट आया, जो सेबी का जो सेंटीमेंट आया, उसकी वजह से जो करेक्शन आया उसमें बहुत बड़ा दौर नहीं था। क्योंकि अगर आप 80% स्टॉक वहां से बढ़ चुका है तो 30% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन में आ जाता है। अब आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड। देखिए, भारत में जो लोग निवेश करते हैं ना, उनका होता है छोटा निवेश बड़ा प्रॉफिट, और जो बाहर से लोग जो एफआईआईज निवेश करते हैं उनका होता है बड़ा निवेश छोटा प्रॉफिट। दोनों की थिंकिंग में बहुत बड़ा फर्क है। और इस समय अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये पाएंगे कि चूंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एफआईआईज के पास ज्यादा स्पेस होता है, और इसीलिए जब करेक्शन आ रहा था तब उन्होंने यहां पर अच्छा खासा एक्युमुलेशन किया। अब वापस से दौर जो दिखाई दे रहा है उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से डीआईआईज भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट में बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। एक चीज समझिए हर्षी की, इस समय जो डिमांड और सप्लाई का चेन है, जैसे सपोज करिए कि अभी सिर्फ 1 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट पे निवेश कर रहे हैं 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन में। अगर सिर्फ 1 करोड़ और बढ़ जाए तो स्टॉक तो वही है आपके पास परचेज करने के लिए। तो ये रैली, ये मोमेंटम अब आपको रोकने पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से समझाया। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं यहाँ पर व्यूअर्स के जरिए जो आ रहे हैं। भास्कर जी का सवाल है, सर आपसे पूछना चाह रहे हैं 2 स्टॉक में एंट्री लेवल, एनबीसीसी और एनएमडीसी। देखिए, मैं दोनों ही स्टॉक को यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट लेवल के लिए अगर देखते हैं तो मुझे लगता है एंट्री लेवल सबसे पहले एनबीसीसी की बात करें। देखिए, फंडामेंटल स्ट्रांग है, 130 120 के बीच में आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर दूसरे स्टॉक को देखें तो 241 का जो रेट चल रहा है उस लेवल पर भी एक अट्रैक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 25% का अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को कैरी करके चलिए, या फिर फ्रेश खरीदना है तो इन लेवल्स पर भी 30%, यानी 100 रुपए निवेश करना था, 30 रुपए यहाँ पर निवेश कर लीजिए। और लंबा टारगेट 25% अपसाइड है तो 2-4-5% का करेक्शन आ जाए और एक्युमुलेट कर लीजिए। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर आया है अशोक जी का, संवर्धन मदरसन कंपनी में क्या आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, ये इनका सवाल है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब संवर्धना का जो मोमेंटम है वो काफी कम हो चुका है। और अगर मान लीजिए मैं निवेश कर भी देता हूं तो ये 135 के आसपास आके थक जाएगा। लेकिन अगर गिरावट के ट्रेंड में आया तो वापस से ये 110 रुपए के पास आ सकता है। तो बढ़ने के लिए कम, गिरने के लिए ज्यादा, बेटर है अवॉइड करें। ठीक है सर। सर एक अग्रवाल जी का सवाल है आइनॉक्स विंड के ऊपर, सर आपका क्या व्यू रहेगा, पूछ रहे हैं। देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो ग्रीन, विंड, इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा आपको अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आइनॉक्स विंड को कंटिन्यू रखें। अगर आपके पास पोजीशन है, दोबारा एंट्री करनी है, 580 का लेवल है, अपसाइड टारगेट जाते हैं तो 720 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और जो भी व्यूअर जुड़ रहे हैं, देखिए उनसे गुजारिश है, आप कई बार रोज़ाना एक ही स्टॉक से जुड़ा सवाल पूछते हैं, तो आपसे गुजारिश है आज मतलब मार्केट में इतने लिस्टेड स्टॉक्स हैं, आप किसी और के बारे में पूछिए, रोज़ाना मत एक ही स्टॉक के बारे में पूछिए, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, यहाँ पर डीसीबी बैंक की बात करता हूँ। यहाँ पर डीसीबी बैंक के रिजल्ट्स आ गए हैं। डीसीबी बैंक सब जानते हैं प्राइवेट बैंक है, और करीब 1995 में इसको लाइसेंस मिला था। इसके तिमाही आधार के नंबर आए हैं, उसके बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और करीब करीब आप समझिए कि 6 सेकंड में ये स्टॉक जो है करीब 6 से 7% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। मुनाफा की बात करें तो 142 करोड़ रुपए से बढ़कर 155 करोड़ रुपए आया है, यानी कि इस दौरान मुनाफे में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। एनआईआई की बात करें तो एनआईआई में भी करीब 4.4% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। सर डीसीबी बैंक है, छोटा बैंक है, कैसे आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं इसके नंबर्स को, और आगे की रणनीति क्या रहेगी यहाँ पर? देखिए, छोटा बैंक जरूर है लेकिन फंडामेंटल नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं। और हर चीज
डीसीबी बैंक देखिए, मैंने जब पहली बार रिकमेंड किया था तब ये 90 और 100 रुपए के बीच चलता था, आज 136 रुपए चल रहा है। अभी भी टारगेट अगर मैं देखता हूं तो 160 और 162 रुपए के टारगेट के लिए इसमें अभी दमखम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए। स्ट्रांग स्टॉक है, रोज की जो है वो ऊपर नीचे में उतना ज्यादा कुछ असर नहीं आता, और अगर मार्केट चले या मार्केट गिरे तो भी इसमें गिरावट बहुत बड़ी नहीं आएगी, लेकिन चलने पे चाल अच्छी देखने को मिलेगी। तो 160 के टारगेट के लिए फिलहाल करंट लेवल पर भी बाय कर रहे हैं तो 122 का स्टॉप लॉस बनता है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंद्री ब्रांड से। ये सिंगल माल्ट विस्की का कारोबार करने वाली कंपनी है, पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज़। बीते कुछ दिनों में इसने बहुत ही शानदार नतीजे रिटर्न दिए हैं, और करीब करीब एक महीने के अंदर स्टॉक ने, अगर 1 लाख किसी के पास होता तो 1,82,000 जो आंकड़ा निकल के आया है, 1,82,000 ये कर देता है। मतलब 8वां दिन है जब इसमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है 5% का। आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं, और आपको लग रहा है ये स्टॉक आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता है, या फिर इसमें कुछ दम दिख रहा है आपको? हर्ष जी देखिए, इसकी मलाई तो खा गए एवीपी, वीपी और जनरल मैनेजर ने खा ली। और मुझे ऐसा अच्छा। लगता है जो बाइंग फ्रीज दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं से अब इन्वेस्टर की बारी है। और इस तरीके के लो लिक्विड स्टॉक में थोड़ा सा अवॉइड रखिए। बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए। अभी के हिसाब से मैं अगर देखता हूं जिस हिसाब से चाल दिखाई दे रही, नो डाउट स्टॉक अभी भी यहां से 8 से 10% का जंप दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक नहीं है जिसमें कि आप निवेश करें, जब पैसा निकालना हो तो कॉन्फिडेंटली आपका पैसा निकल सके। हाँ, फंडामेंटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हुए, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत से और स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं, इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ठीक है सर। एक कोमल जी का सवाल आया है अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर, करीब 1155 के एवरेज प्राइस पर इन्होंने बाय की है। पूछे सर आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए फिलहाल तो अदानी अगर एनर्जी की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि एक बार को इस स्टॉक में थोड़ा सा साइडवेज सा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 1020 का। अगर उसके नीचे ये क्लोज कर जाता है तो वापस से आपको 920 और 900 के लेवल दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रैटेजिकली मूव करिए। फिलहाल फ्रेश बाय करने के बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर ऊपरी लेवल पर आता है 1080 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, थोड़ा हायर साइड पर है। ठीक है सर। एक नीलेश जी का सवाल आया, आपके फ़ैन है, वो कह रहे हैं रवि जी मैं आपका फ़ैन हूँ, और ये इनका जो सवाल है यहाँ पे ट्रैक्सन क्या लिखा है इन्होंने, अच्छा क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पर। अच्छा, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर को लेकर इन्होंने पूछा, 123 के प्राइस पर इन्होंने ख़रीदा है। रवि जी बताइए क्या करना है, ये लिखा है इन्होंने। टेक्सन टाइल इंडस्ट्रीज होगा आई थिंक, राइट। 42 रुपीज का शेयर है ये, सर ये जहां कह तक रहे हैं 123 के प्राइस पर, TRACXN ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। ओके 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 95 रुपीज 70 पैसे का स्टॉक चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए स्टॉक तो बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि अगर पुल बैक आता है तो एक बार को एग्जिट हो जाइए, नहीं तो 90 रुपीज के नीचे अगर ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो इस स्टॉक में गिरावट के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। अभी चल रहा है आपका 95 के पास, तो मुझे लगता है कि एक बार को एग्जिट हो जाइए। स्टॉक अच्छा नहीं है, दूसरा स्टॉक ले लीजिए सर। एनएचवीसी कहीं ज्यादा बेटर है, बेहतर है, ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, 90 रुपए के पास ही मिल रहा है, तो 5 रुपए सस्ता ही मिल रहा है इसके कंपैरिजन में, उसको ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है। अच्छा, निवेशक भी कितने कंसर्न हो जाते हैं नुकसान के बाद, किस तरीके के सवाल पूछते हैं। यहाँ पे प्रशांत जी गोयल जी का सवाल आया कि कह रहे हैं कि मुझे शेयरों में लॉस हुआ है सर, कोई ऐसा स्टॉक बताइए जिसके ज़रिए मैं अपने नुकसान को कवर कर सकूँ, भरपाई कर सकूँ। देखिए आज आपने अगर ये मुझे बताया होता कि आपको हाँ कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, कि हाँ क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, तो शायद मेरे लिए बिल्कुल। बहुत आसान होता ये बता हाँ पाना। लेकिन इस समय देखिए स्टॉक्स बहुत है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं आपको अभी जैसे चलते चलते एक चर्चा में बता देता हूँ कि इस समय जैसे मैंने एनएचपीसी की चर्चा करी, अभी हमने एनएमडीसी की चर्चा करी, एनबीसीसी की चर्चा करी, सेल के को आप उठा सकते हैं। तो ये 4-5 स्टॉक है, उठा लीजिए, मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं और अच्छा खासा मुनाफा आपको देंगे लॉन्ग रन पे। तो मुझे लगता है कि पहला तो स्टॉक अच्छे उठाइए, पेशेंस बनाकर रखिए, और जितना ज्यादा आप
इस स्टॉक को रीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बास्केट में मत जाइए, थोड़े स्टॉक्स लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक 25 से 30 रखिए। बहुत ज्यादा स्टॉक ले लेंगे तो भी फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स लीजिए, आपको जरूर मुनाफा होगा। और बल्कि जो भी व्यूअर्स जुड़ते हैं, देखिए आप ये ज़रूर बताइए कि आपका हॉरिजन, टाइम हॉरिजन कितना है, कितने साल के लिए करना चाहते हैं, किस सेक्टर में आपकी दिलचस्पी। तो जो हमारे गेस्ट जुड़ते हैं उनके लिए और आसानी हो जाएगी। अगर थोड़ा आप रिसर्च करके आएंगे तो और बेहतर स्थिति से हमारे गेस्ट जो है आपको जवाब दे पाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि अब कल की स्थिति आपको कैसी दिख रही है बाज़ार की, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कैसा बाज़ार रहा है, मूड माहौल ठीक रहा है, पॉजिटिव रहा है। अब कल के लिए क्या दिख रही है, क्योंकि पहले तो विक्स का कंसर्न था, लेकिन विक्स भी हमने देखा यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अब आपको कल के लिए क्या फिर से गैप अप ओपनिंग दिख रही है, और दूसरा पूरे दिन में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिल सकता है कल के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हर्षित ट्रेंडी आपका फ्रेंड है, और अगर 22,420 के ऊपर निफ्टी निकलती है, बिना सोचे समझे बाय करिए। 22,480 से 22,520 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर निफ्टी के सेंटिमेंट यहां पर खराब होते हैं और निफ्टी 22,380 के नीचे ओपन होती है, तो बाय बिल्कुल मत करिएगा। उल्टा 22,360 के नीचे जाते ही तुरंत सेल की स्ट्रैटेजी अपनाइएगा और टारगेट रखिएगा 22,300 का। तो मोमेंटम ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। क्या जाने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक्शन लेना है, किन लेवल्स पर लेना है, उसका ध्यान रखिए। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिया। आज थोड़ा सा समय की कमी थी, इसलिए हम लोग ज़्यादा सवाल नहीं ले पाए, लेकिन आपने जो भी चीज़ें बताई मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया होगा। निवेशकों के जो भी शंकाएं थी उसको दूर करने में ज़रूर आपकी टिप्स काम आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद जी। तो साफ तौर पे आप रवि सर को सुन रहे थे और उन्होंने कुछ खास बातें बताई हैं कि कल किस तरीके से बाजार ट्रेड कर सकता है, कौन सी आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लॉन्ग करने की उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने कहा साफ तौर पे एक समझदार निवेशक लॉन्ग करे अभी इस बाज़ार में। और इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी है। अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। और आज जो सवाल रह गए हैं, यकीन मानिए कल आप रोज़ाना की तरह हमारे साथ 3:35 के आसपास जुड़िए। हम उन सवालों को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव था, लेकिन कल ज़रूर हम आपके सवालों को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए।